तो आम बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये बजट एक विकसित भारत का बजट है। ये बजट प्रधानमंत्री के संकल्प एक नया ऊर्जावान सपने को साकार करने का बजट है, जिसमें हर एक क्षेत्र, कृषि हो, निर्माण हो, सर्विसेज हो या फिर बुनियादी ढांचा हो, इनोवेशन हो या फिर कृषि क्षेत्र हो, यूरिया से लेकर एक चाहे बीज की बात हो या फिर नदियों को जोड़ने की बात हो, पूरी तरीके से अध्ययन करके एक नए मानचित्र को तैयार किया गया है। नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट आज पेश किया गया है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। किस तरह से आप देखेंगे इस बजट को, क्योंकि कहा जा रहा है कि ग्रोथ इससे तेज़ होगी और साथ ही मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आएगा, उससे खपत बढ़ेगी। ये तो एक इसका आयाम हुआ, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी ऐसे आयाम हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि देश को जानना ज़रूरी है? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बजट रहा है। प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी दोनों को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि इस बजट ने भारत के विकास पथ को पूर्ण रूप से रेखांकित किया है। जो भारत का टारगेट है एक विकसित देश बनने का, भारत का टारगेट है एक आत्मनिर्भर देश बनने का, उस पथ पर हम लोग अग्रसर हो चुके हैं। 2026 तक हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, 2030 तक हम $6.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। और इस बजट के जो मुख्य अंश हैं, जो महत्वपूर्ण अंश हैं, वो एक है हमारा किसान, दूसरा है हमारा गरीब, तीसरा है हमारा युवा और चौथा है हमारी महिला। कृषि के क्षेत्र में जो महत्वपूर्णता दी गई है, चाहे 1.5 लाख करोड़ की जो क्रेडिट दी गई है 7 करोड़ 17 लाख किसानों को, और चाहे आप देखें कि जो तिलहन और दाल पर मिशन बनाया गया है ताकि भारत के अंदर वो उत्पादन बढ़ पाए, और रुई कॉटन के लिए भी जो मिशन बनाया गया है, उसी के साथ जो अधोसंरचना में तीव्रता लाई गई है। पिछले साल मतलब जो वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है, 11 लाख करोड़ का हम लोगों का कैपेक्स का टारगेट है, जिसमें से 10,80,000 करोड़ ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, और आने वाले साल में उस टारगेट को भी हम लोग बढ़ाएंगे। सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे नागर विमानन के क्षेत्र में हो, उड़ान योजना की हम बात करें, चाहे रेल के क्षेत्र में हो, और उसी के साथ टेक्नोलॉजी पर भी फोकस किया गया है। जो डीप टेक के लिए 10,000 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है, जिसको हम लेवरेज करेंगे। करीब 1 लाख करोड़ का 10 टाइम्स लेवरेज हो सकता है उस फंड को स्टार्टअप्स के लिए। और उसी के साथ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाया जा रहा है। IITs में सीट्स बढ़ाई जा रही हैं, जो पिछले 10 सालों में 65,000 से करीब 1,20,000-25,000 तक हम लोग बढ़ा पाए हैं, उसे भी बढ़ाया जाएगा। तो एक ओवरऑल सेंस ऑफ द बजट है कि ये बजट एक व्यक्ति के लिए है, इस देश में, इस देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। टैक्सेस के क्षेत्र में, डायरेक्ट टैक्सेस में 12 लाख रुपए तक पूर्ण रूप से 0% इनकम टैक्स, ये एक ऐतिहासिक कदम है और ये एक सफ़र का एक मुख्य अंग है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार ये कदम लिया गया है। 2015 से जब से हम सरकार में आए हैं, हर 2-3 वर्षों में, 2015 में जो कांग्रेस के ज़माने में 2.5 लाख तक की छूट थी 0% पर, उसे बढ़ाकर 5 लाख किया गया। 2019 में 7.5 लाख, 2023 में 9 लाख और अब 12 लाख। वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस में 8 स्लैब्स तक हम अपने आप को नियंत्रित कर रहे हैं। उसमें 0% स्लैब भी उसी में सम्मिलित होगा। एक नया डायरेक्ट टैक्स कोड के साथ हम आएंगे जो सिंप्लीफाइड होगा। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, यही प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है। और ये सब अंकित है किस में? फिस्कल प्रूडेंस में। 4.8% हम लोगों का फिस्कल डेफिसिट इस वर्ष का होगा। आने वाले वर्ष का फिस्कल डेफिसिट 400 बेसिस पॉइंट्स हम घटाकर 4.4% तक ले जा रहे हैं। जबकि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट बिल जो संविधान के आधार पर रेखांकित किया गया है, उसमें टारगेट है 4.5% का, तो उससे भी 100 बेसिस पॉइंट्स नीचे हम लोग ले जाएंगे अगले वर्ष तक। तो ये एक तजुर्बे का बजट है जो पूरा ऊर्जा एक व्यक्ति के हाथ में देता है, और वो व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है कि वो कंजम्पशन के आधार पे जाए, वो इन्वेस्टमेंट के आधार पे जाए या सेविंग्स के आधार पर जाए। तो क्या ये जो फैसला किया गया इनकम टैक्स में छूट देने का 12 लाख तक का, क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कंपल्शन है?
क्योंकि ये कहा जाता है कि मिडिल क्लास जो है उसने हर चुनाव में अभी तक बीजेपी का सपोर्ट किया 2014 के बाद से। पॉलिटिकल कंपल्शन या इकोनॉमिक कंपल्शन, ये ना पॉलिटिकल है ना ये इकोनॉमिक है, ये देश को आगे ले जाने वाला कदम है। और ये आप देखेंगे ये एक स्टैटिक निर्णय नहीं है, ये एक डायनामिक निर्णय है। पूरी श्रृंखला मैंने आपको सुना दी अभी, तो ये एक डायनामिक निर्णय है जिसके आधार पर आपके हाथ में शक्ति प्रदान किया जाएगा। वही 12 लाख आमदनी वाला मिडिल क्लास का सैलरीड पर्सन के ऊपर 2 लाख का टैक्स होता था कांग्रेस के ज़माने में। अब प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने वो 2 लाख रुपए सीधा उनके पॉकेट में पहुंचा दिया है, और वो निर्णय लें उससे कैसे स्पेंड किया जाएगा। और मुझे इस बात का विश्वास है कि उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी, सेविंग्स में भी और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी होगी। जो आपके मंत्रालय की बात अगर की जाए तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आए भारत नेट के लिए प्रोविजन किया गया है? मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को कि जो उनका इस बजट के उद्बोधन में फोकस इंडिया पोस्ट पे रहा। इंडिया पोस्ट हमारा सबसे अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि विश्व स्तर पे सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। हमारे 1,64,000 पॉइंट्स ऑफ सेल हैं और करीब करीब 2.25 लाख हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं जिनका एक ही संकल्प है और वो है डाक सेवा जन सेवा। और हमारा लक्ष्य है कि इंडिया पोस्ट को हम धीरे धीरे करके एक लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तित करें। 2 घंटे का प्रेजेंटेशन मैंने वित्त मंत्री जी को भी किया था, जहां पहली बार हमने इंडिया पोस्ट को 6 वर्टिकल्स के रूप में हम लोग ने कैटेगराइज किया है। हर प्रोडक्ट का एक वर्टिकल बनाया है, पार्सल्स का, मेल्स का, इंटरनेशनल मेल का, PLI का, लाइफ इंश्योरेंस का, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक का, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज का जो सरकार देती है, वो 6 के 6 वर्टिकल्स बनाए हैं। 4 हॉरिजॉन्टल्स बनाए हैं जो ये 6 वर्टिकल्स को सर्विस करेंगे, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो HR हो, चाहे वो एस्टेट्स हो। और इन 6 और 4 के मैट्रिक्स के बीच में एक बिजनेस प्रोसेस रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, जहाँ PwC और McKinsey को हमने लाया है पूर्ण रूप से विश्व स्तरीय इन वर्टिकल्स को बनाने के लिए। उसी के साथ हमारे इंडिया पोस्ट की टीम को हमने विदेश भेजा है देखने के लिए कि दूसरे पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस की क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और बिजनेस प्रोसेस किस तरफ जा रहा है। तो जापान पोस्ट की तरफ गए हैं ये लोग DHL जर्मनी में गए हैं, रॉयल मेल UK में गए हैं, US मेल में गए हैं, लापोस्ट फ्रांस में गए हैं। और हमने एक मानचित्र बनाया है कि अगले 5 साल में कौन सा वर्टिकल का मार्केट कितना ग्रो करेगा और उस मार्केट का कितना भाग हमें लेना चाहिए, और उस पर आज हम लोग काम कर रहे हैं। उसका 3-4 मुख्य अंग हैं। नंबर 1 हमारा बिजनेस प्रोसेस रिस्ट्रक्चरिंग, ऑपरेशंस रिस्ट्रक्चरिंग, उसी के साथ सॉफ्टवेयर 2.0 के साथ हम आ रहे हैं जहाँ पूरा डिजिटाइजेशन हम लोग करेंगे, और उसी के साथ अनेक नए योजनाओं को भी हम लोग जोड़ रहे हैं। तो हम लोग पूर्ण गति के साथ और ऊर्जा के साथ इंडिया पोस्ट में काम कर रहे हैं। और उसी के साथ टेलीकॉम के क्षेत्र में भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि अमेंडेड भारत नेट की चर्चा हुई, क्योंकि उस योजना के तहत जो विश्व की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, करीब $17 बिलियन, 1,29,000 करोड़ रुपए की योजना है, जहां OFC फाइबर और ब्रॉडबैंड हम लोग हर एक ग्राम पंचायत और हर एक गाँव तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के साथ हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और PHC को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं, ताकि ये डिजिटाइजेशन का नवाचार केवल Tier 1 सिटीज़ तक सीमित ना रहे, हमारे गांव तक जाए और वहीं से नया आविष्कार निकालकर भारत को हम लोग आगे ले जाएं। तो दोनों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आखिरी बात, मेरे डोनर मिनिस्ट्री उत्तर पूर्वी राज्यों की मंत्रालय के लिए भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। हम लोगों का बजट एलोकेशन करीब 100% बढ़ाया गया है। 4,000 करोड़ से 5,900 करोड़ प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी ने किया है, उनको मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल, विपक्ष की अगर बात करें तो वो तो जाहिर सी बात है कि इसकी आलोचना करेगा ही, लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जैसे बिहार के चुनाव आ रहे हैं तो उनको ध्यान में रख के बनाया गया, दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं इसलिए ध्यान बनाया गया है। जिनके लिए अंगूर खट्टे हैं उनके लिए तो खट्टे ही होंगे, और जिनको देश की जनता ने त्याग कर दिया है, हमारी जवाबदेही देश की 140 करोड़ जनता के प्रति है। प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार की जवाबदेही देश की जन जन के प्रति है।
और जब हमारा मन साफ हो, हमारा लक्ष्य निर्धारित हो और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम संपूर्ण तरीके से संकल्पित हों, जी जान लगाते हुए हों, तो देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।